Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is the part 2 video of the French Revolution Chapter 1 History Class 9th NCERT. Now let's continue with the outbreak of the revolution. लुइस 16 ने टैक्सेस इंक्रीज किए थे थर्ड स्टेट पे क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे, वो उधारी में जी रहा था, इसलिए उसने थर्ड स्टेट पर टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। लेकिन जो ये इंक्रीज टैक्सेस ये पूरा ऐसे मेथड था वो अकेला लुइस 16 की विल के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता था। उसे एक एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी किसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए, किसी चीज़ का ऐसे ऑर्डर देने के लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग उसे बुलानी पड़ती थी। तो उसने एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, उसने अपना ऐसे टैक्सेस का प्रपोजल सामने रखा आइडिया कि थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्सेस बढ़ा देते हैं। हर स्टेट से कुछ रिप्रेजेंटेटिव आते थे और जो ये एस्टेट जनरल की मीटिंग थी वो लास्ट टाइम 1614 में की गई थी। 5 मई 1789 को लुइस 16 ने ये एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। हर स्टेट ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए। फर्स्ट स्टेट ने भी 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे और सेकंड ने भी, तो फर्स्ट और सेकंड के टोटल 600 रिप्रेजेंटेटिव हुए। लेकिन थर्ड स्टेट के अकेले 600 रिप्रेजेंटेटिव थे इन टोटल। और जो ऐसे ये इन 600 रिप्रेजेंटेटिव में से भी जो एजुकेटेड और प्रॉस्पेरस मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के वही आए थे। जो पीजेंट्स, आर्टिसंस और वुमेन होती थी उनकी एंट्री असेंबली में डिनाई थी, उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था असेंबली में। गरीब लोग और वुमेन की एंट्री नहीं होती थी। लेकिन कुछ 40,000 लेटर्स ने, वो लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपने साथ कुछ 40,000 लेटर लाए जिसमें जो सिटीजन्स थे उनकी डिमांड्स क्या थी थर्ड स्टेट के लोगों की, वो सब कुछ लिखा हुआ था, उनका गुस्सा, सब कुछ। पहले जो स्टेट जनरल में वोटिंग का सिस्टम होता था वो एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता था। ईच स्टेट हैड 1 वोट। वहाँ जो 3 स्टेट्स हैं उन सबको एक एक वोट मिलेगा, वो तीनों स्टेट्स एक एक वोट देंगी। अगर ये सिस्टम चलता तो फिर क्लर्जी भी राजा को ही वोट देती कि टैक्सेस बढ़ा दो, उनका क्या नुकसान है इसमें। सेकंड स्टेट भी यही बोलती कि बढ़ा दो, हमारा तो कोई नुकसान नहीं है। ऐसे थर्ड स्टेट तो हारी जाती, तो उन्हें टैक्सेस देने ही पड़ते। लेकिन जो ऐसे थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने डिमांड किया कि हर इंसान का एक वोट होना ही चाहिए, हर बंदा अपना अलग अलग वोट देगा। क्योंकि अगर ऐसे एक स्टेट में 300 मेंबर हैं तो सबके ओपिनियन अलग अलग होंगे, एक में 600 है तो उनके भी ओपिनियन अलग अलग होंगे। ऐसा तो है नहीं कि सेम ओपिनियन होगा सबका, ये कॉमन है कि सबका अलग ही होगा ओपिनियन। और जो ये आइडिया था कि हर इंसान का एक वोट होगा, वो एक फिलोसोफर जीन जैको रॉस ने अपनी बुक में लिखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक थी उसमें ये प्रिंसिपल लिखा गया कि हर बंदे का एक वोट होना चाहिए। लेकिन जो किंग था उसे इसमें अपना नुकसान दिखा कि जो 600 लोग हैं वो तो मना कर देंगे कि नहीं, टैक्सेस नहीं बढ़ने चाहिए, और उधर भी 600 लोग हैं वो हाँ बोल देंगे। और ये भी हो सकता है कि उन 600 लोगों में से फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों में से भी कोई मना कर दे कि नहीं मत बढ़ाओ टैक्सेस। तो इसलिए किंग को इसमें अपना नुकसान दिखा और उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कि हर बंदे का एक वोट नहीं होगा। इस बात पर थर्ड स्टेट के लोगों को बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो लोग असेंबली से बाहर चले गए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ। जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपने आप को ऐसा देख रहे थे कि भाई अब तो हमें ही फ्रांस का ध्यान रखना है, जो फ्रांस के थर्ड स्टेट के लोग हैं उनका ध्यान रखना है। वो अपने आप को ऐसे एक अलग सा ही फ्रेंच नेशन सा देख रहे थे। उन्होंने 20 जून को एक टेनिस कोर्ट में अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया कि वो नेशनल असेंबली है। और जो टेनिस कोर्ट था वो था वर्साइल में।
उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वो नेशनल असेंबली ऐप से, और वो तब तक नहीं तोड़ेंगे इस नेशनल असेंबली को, तब तक डिस्पर्स नहीं करेंगे जब तक वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर लेते फ्रांस का, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो पावर्स है मोनार्क की वो एक लिमिट में आएंगी, टू कीप द पावर्स ऑफ द मोनार्क इन अ लिमिट। जो इसमें अभी कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसा लॉ नहीं है कि मोनार्क की पावर्स को लिमिट है, उनकी कोई मतलब अनलिमिट पावर्स हैं अभी मोनार्क की। और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे जिससे मोनार्क की पावर एक लिमिट में आए। जो उनका ये लीडर था, एक ये ग्रुप सा था, उसके लीडर थे मिराबो और एबेसाइस। मिराबो एक नोबल फैमिली का था, मिराबो और एबेसाइस। लेकिन मिराबो को कन्विंस कर लिया था अपने साथ में, मतलब थर्ड स्टेट के लोगों ने उसे कन्विंस कर लिया था अब प्रोटेस्ट करने के लिए कि उनके साथ गलत हो रहा है। और जो ये मिराबो था वो क्राउडेड में ऐसे जब अपनी स्पीचेस देता था कि कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब किंग के खिलाफ स्पीचेस देता था वर्साइल में। और जो एबेसाइस था वो खुद एक प्रीस्ट था, प्रीस्ट यानी क्लर्जी यानी फर्स्ट स्टेट। जो मिराबो था वो था सेकंड स्टेट का और क्लर्जी फर्स्ट स्टेट। इन्हें क्या दिक्कत है चाहे थर्ड स्टेट दे टैक्सेस या ना दे, लेकिन ये लोग थर्ड स्टेट की साइड में थे। और जो एबेसाइस था उसने बल्कि एक खुद एक पैम्पलेट सी लिखी, उसमें वो पैम्पलेट का नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। लेकिन जब नेशनल असेंबली टेनिस कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी, जब बाहर फ्रांस में दंगे हो रहे थे, ये अंदर की स्टोरी अलग चल रही है, बाहर की अलग चल रही है। बाहर दंगे होते जा रहे हैं और वो टेनिस कोर्ट में अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, और उतने सारा देर बाहर दंगे चलते रहे। मैंने एक बार बताया था अपने पार्ट 1 में कि एक दिन बहुत सारी वुमेन बेकरी के बाहर पे 2 दिन खड़ी रही थी, लेकिन फिर बेकर आके बोलता है कि ब्रेड ख़त्म हो गए, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और फिर दंगे शुरू हो जाते हैं। फिर बेस्टाइल प्रिजन का आ गया था। ये भी वैसा ही है, ये भी मतलब वही टॉपिक है। ये देखो यहाँ पे 14 जुलाई लिखा है 1789 को थर्ड स्टेट के लोगों ने बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of the manor had hired bands of brigands. जो कंट्री साइड है वो गांव का एरिया होता है, मतलब कंट्री साइड गाँव ही होते हैं। वहाँ पर एक रूमर फैला कि जो मैनोर के लॉर्ड्स हैं, मतलब जो किंग्स वगैरह हैं, नोबल हैं, वो लोग अपने सिपाही टाइप भेज रहे हैं जो उगी हुई क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसलिए पीजेंट्स को काफ़ी डर लगने लगा, इसलिए उन्होंने अपने हथियार ऐसे लिए और चैटॉक्स यानी कैसल टाइप, वो वहाँ पर अटैक करने गए। और वहाँ पे जो भी उन्हें ग्रेन वगैरह मिली उन्होंने वो ले ली, लूट ली, जैसे पबजी वगैरह फ्री फायर में होता है, उन्होंने लूट लिया। और ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स होते थे उनके कैसल वगैरह में, उन्होंने वो जला दिए, सब कुछ जला दिया। और जो ऐसे नोबल्स थे वो कुछ तो भाग गए और कुछ अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में माइग्रेट किया, अपना देश छोड़ के नेबरिंग कंट्री में भाग गए। लुई 16 ने इतनी ज़्यादा पावर देखी, इसलिए उसने हाँ बोल दिया कि जो उनकी मांग थी, उनकी डिमांड थी, वो होगी, पूरी करेंगे उसकी मांग। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का मेन एम था वो था मोनार्क की पावर्स को लिमिट में रखना। लुई 16 को ने इसे हाँ बोल दिया, हाँ रख लो मेरी पावर्स अब लिमिट में। तो उसकी अब से लेकर 4 अगस्त 1789 से लुई 16 की जो पावर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन उसकी पावर्स को एक चेक में रखता था कि कैसे वो अपनी पावर्स यूज़ कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। और जो ऐसे ये टैक्सेस का फंक्शन था, ये टैक्सेस का सिस्टम था, वो अबॉलिश हो गया, वो हटा दिया गया, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हटा दिया। और जो चर्च क्लर्जी, इनके पास सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस थी, इन्हें सब कुछ मिलता था, ये उनकी प्रिविलेजेस अब हटा दी गई।
और फिर जो लैंड ओन था, मतलब चर्च ने, काफ़ी ज़्यादा चर्च थे वहाँ पर, जो लैंड चर्च ने ले रखा था वो भी अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन भी है जिसमें और मोनार्की भी है, राजा भी है और कॉन्स्टिट्यूशन भी चलता है। 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ड्राफ्ट हो गया था। उसका मेन एम था मोनार्की पावर्स को लिमिट में रखना, और अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गवर्नमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। 3 अलग अलग पार्ट्स होंगे जो अलग अलग काम करेंगे। इंस्टेड ऑफ ये सारी पावर एक जने के हाथ में देने की बजाय ये बांट दी, 3 ग्रुप्स में बांट दी। सो दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसके पास इतनी पावर थी कि वो नेशनल असेंबली में कुछ ऐसे लॉ ऐड वगैरह कर सकता था जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड था। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड था। जो फ्रांस के सिटीजन्स थे वो एक ग्रुप इलेक्ट करते थे, कुछ इलेक्टर्स होते थे, वो आगे जाके असेंबली चूज करते थे। लेकिन जो बाकी सब लोगों के पास राइट टू वोट नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम था मोनार्की पावर्स को लिमिट में रखना, और दूसरा था इक्वालिटी लाना कि टैक्सेस हटें, सबको इक्वालिटी फील हो, सब इक्वल हो फ्रांस में। लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ, सब लोगों को राइट टू वोट नहीं मिला। खाली जो 25 ईयर्स एज से बड़े हैं या फिर 25 ईयर्स के हैं, और वो भी जो 3 दिन की जो लेबर की वेज होती है, मतलब सैलरी होती है, उतना टैक्स दे पाते हो गवर्नमेंट को, उतना कमा के टैक्स दिया गवर्नमेंट को, मतलब रिच पीपल। 25 अबव रिच पीपल मेन, खाली उन्हें ही राइट टू वोट दिया गया और उन्हें एक स्टेटस दिया गया एक्टिव सिटीजन्स का। लेकिन जो कि मैन 25 से नीचे हैं एज जिनकी, और वुमेन, उन्हें पैसिव सिटीजन का टाइटल दिया गया। इलेक्टर के ऐसे ग्रुप में आने के लिए या फिर असेंबली का मेंबर बनने के लिए उस बंदे को टैक्स पेयर होना ज़रूरी होता था, जो कि ज़्यादा टैक्स देता हो, कम से कम टैक्स देता हो, मतलब रिच हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उससे राइट ऑफ मैन, सिटीजन और राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इन सब राइट्स को नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स बनाया गया, मतलब फंडामेंटल राइट्स इन शॉर्ट। और जो ये सारे राइट्स थे वो हर ह्यूमन बीइंग को उनके बर्थ से बिलोंग करते थे, और कोई भी इन सब राइट्स को छीन नहीं सकता था किसी से। ये जो सिटीज़न के राइट्स होते थे उन सबको प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी स्टेट की होती थी। रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। 18th सेंचुरी में ज़्यादातर लोगों को पढ़ना या लिखना नहीं आता था, इसलिए ज़्यादातर वहाँ पर सिंबल्स यूज़ होते थे, जैसे ब्रोकन चेन। ये जो ब्रोकन चेन का सिंबल है ये एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री के लिए स्टैंड होता था। ये चेन टूटी हुई है इसलिए कि हम फ्री हो गए, ये दिखाने के लिए यूज़ होता था ये सिंबल। द बंडल ऑफ रॉड्स, इसमें मतलब जैसे एक रॉड को अगर हम लेते हैं तो वो इजीली टूट जाती है, लेकिन अगर पूरा ऐसे हम बंडल लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टिक्स लेते हैं साथ में और उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं टूटती। इसका मतलब स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। अगर हम यूनाइट रहते हैं तो हमारे अंदर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, ये जो आई है ट्राइंगल वाली, ये नॉलेज के लिए स्टैंड होती है कि जो ये लाइट इसमें से निकल रही है वो सन की लाइट है, और वो ऐसे इग्नोरेंस के क्लाउड को ऐसे साइड में कर रही है, हटा देगी वो। स्केप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये सिंबल रॉयल पावर को दिखाने के लिए यूज होता था। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, ये जो सिंबल है ये एटर्निटी को दिखाता है। ना ही इस रिंग का कोई एंड है ना ही कोई बिगनिंग है, क्योंकि बिगनिंग में भी ये टेल को खा रहा है और वो टेल भी उसके ऐसे बिगनिंग में जाके ही मिल रही है, और वो भी यहाँ पर स्टॉप नहीं हुई है, वो भी जाती जा रही है अंदर की साइड। रेड फ्रीजियन कैप, ये कैप
जो ऐसे स्लेव होते थे और वो ऐसे फ्री हो जाते थे, मतलब उसे आज़ादी मिल जाती थी, ये कैप वो लोग पहनते थे। वो दिखाते थे कि हम स्लेव थे और हम फ्री हो गए अब। ब्लू, वाइट एंड रेड द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। ये सबको पता है, ब्लू, वाइट और रेड फ्रांस के नेशनल कलर हैं। जैसे कि फ्रांस के फ्लैग में होता है ब्लू, वाइट और रेड, उसमें भी ये 3 कलर होते हैं, तो फिर इजी है। द विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये लॉ को दिखाता है। अब हमारा नेक्स्ट है द लॉ टैबलेट। लॉ ये सिंबल दिखाता है कि लॉ सबके लिए सेम है और लॉ के लिए सब इक्वल है, चाहे कितना भी रिच हो कितना भी पुअर हो, सब लोग इक्वल है लॉ के लिए।